जय हिंद बच्चों। आज हम बात करने जा रहे हैं एकात्मक सरकार के बारे में, यूनिटरी गवर्नमेंट जिसे हम बोलते हैं। आज हम इसके गुण और दोषों के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये आपके DU के सेमेस्टर 4 में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम एकात्मक सरकार के बारे में चर्चा करेंगे और उसके गुण एवं दोषों को जानेंगे। अगर हम बात करते हैं कि एकात्मक सरकार की अगर भूमिका की बात करते हैं तो देखिए, हमें जो भी एकात्मक सरकार के बारे में बताना है तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा एक भूमिका के तौर पर क्वेश्चन बताना होता है। अगर हम DU में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो सिंपल सा है कि पहले हमें जो हम क्वेश्चन में अपने बताना चाह रहे हैं उसकी एक भूमिका हम बात करें। फिर अगर हमारे पास इसकी कुछ परिभाषाएं हैं तो हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके लक्षण के बारे में बताएं। देन एकात्मक शासन के गुण क्या हैं, इसके बाद इसके दोष क्या हैं और निष्कर्ष करके हम इसे समाप्त कर देते हैं। तो चलिए हम पहले इसकी एक भूमिका के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एकात्मक राज्य एक ही केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित होता है, अर्थात देश के अंदर एक सरकार होती है जो पावर में होती है। इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि वहाँ पे प्रशासन की सुविधा के लिए जनपद या जिले नहीं है, सब होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो सुप्रीम पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। और प्रशासनिक जो शक्तियाँ हैं, जो अदर डिस्ट्रिक्ट हैं या जो अदर जो है प्रशासनिक क्षेत्र हैं, उनमें जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वो सब केंद्र सरकार से प्राप्त होती हैं। और केंद्र सरकार वो देश की सुरक्षा अखंडता को ध्यान में रखते हुए उन्हें शक्ति प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो उनके पास जो हमारे प्रशासनिक इकाइयाँ होती हैं उनके पास ऐसी कोई भी पावर नहीं होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को कम कर सके या सीमित कर सके या छीन सके, ठीक है। तो अगर हम एवी डायसी के शब्दों में हम बात करते हैं तो एकात्मक ऐसे राजनीतिक संगठन को संकेत देती है जिसमें एक केंद्रीय शक्ति नियम पूर्वक सर्वोच्च विधायी सत्ता का प्रयोग करती है, ठीक है। उदाहरण है इसका यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि और फ्रांस में है, बेल्जियम में है। इनके अंदर क्या है, ये एकात्मक सरकार के अच्छे एग्जाम्पल हैं आपके सामने। अगर हम बात करते हैं परिभाषाओं की, तो परिभाषाओं के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हरमन फाइनर, एवी डायसी, इनकी हमने यहाँ पे परिभाषा दी हैं। आपके पास अदर परिभाषाएं हो तो आप वो भी इनमें अपनी सुविधा अनुसार लिख सकते हैं। तो परिभाषाएं कोई भी दो, एक या दो परिभाषाएं आप जरूर दें, ठीक है। तो हम जब बात कर रहे हैं कि एक डाइस जो हरमन फाइनल बोल रहे हैं कि एकात्मक जो सरकार है वह है जिसमें सभी शक्तियों और अधिकार एक केंद्रीय सत्ता के पास होते हैं। एकात्मक सरकारों में केंद्र और उसके एजेंट कानूनी दृष्टि से सर्वशक्तिमान होते हैं। ये हरमन फाइनल ने 1932 में ये परिभाषा अपनी दी है। तो जब हम बात करते हैं एवी डायसी के शब्दों में, तो एवी डायसी के शब्दों में हम देखेंगे कि एकात्मकता ऐसे राजनीतिक संगठन का संकेत देती है जिसमें एक केंद्रीय शक्ति नियम पूर्वक सर्वोच्च विधायी सत्ता का प्रयोग करती है। अभी हमने एग्जाम्पल एकात्मक राज्यों के पीछे ही बताए थे, तो यहाँ पे भी इसमें हम ग्रेट ब्रिटेन और जो है ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस बेल्जियम के तौर पे हमारे सामने ये ऑप्शन है, दोबारा से बता दिए हैं। अगर हम बात करते हैं कि एकात्मक सरकार के लक्षण क्या हैं, जब हम इसके लक्षणों की बात करते हैं तो सिंपल सी पहले जो लक्षण आ गए वो यही है कि समझ शक्तियाँ जो होती हैं वो केंद्र सरकार के पास ही होती हैं। पहली बात तो एकात्मक सरकार में ना संविधान होता ही नहीं है, अगर होता भी है तो वो बहुत ही लचीला होता है, ठीक है। और वो भी है ना, वो केंद्र सरकार की शक्तियों को सीमित नहीं कर पाता है। तो समझ सकते हैं जो होंगी वो केंद्र सरकार के पास होंगी। देश में केवल एक ही विधानमंडल होगा और एक ही मंत्रिमंडल होगा। ब्रिटेन एग्जाम्पल है इसका, इसीलिए ब्रिटेन की संसद को संप्रभु संपन्न विधानमंडल कहते हैं। यानी जो पार्लियामेंट की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो पार्लियामेंट्री पावर है वो
ब्रिटेन की पार्लियामेंट को हम मानते हैं, तो जो है ये संप्रभु संपन्न है अपने आप में। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि प्रादेशिक सरकार की, तो उसमें जो अपनी शक्तियां हैं वो संविधान से प्राप्त नहीं करती है, बल्कि वो केंद्र सरकार से प्राप्त करती है। जैसे हमने अभी बात करी है, जब भूमिका की हम बात कर रहे थे तो हमने बात करी थी कि केंद्र सरकार जो प्रादेशिक इकाइयां हैं उनको जो शक्तियां प्रदान करना चाहती है वही शक्तियां उनके पास रहेंगी। प्रादेशिक सरकार के पास ऐसी कोई पावर नहीं होगी जिससे वो केंद्र की पावर को सीमित कर सके, छीन सके, उसके अधिकारों को कम कर सके। केंद्र सरकार जो पावर देगी प्रशासनिक इकाइयों को, वो उसी पावर का यूज करते हैं। ठीक है, तो हर देश के अंदर ऐसी जो है इकाइयाँ होती हैं, जैसे कि ब्रिटेन में उन्हें काउंटी कहा जाता है, काउंटी और बूरी। फ्रांस में इसे प्रशासनिक विभाग बोलते हैं। ठीक है, तो हर हर राज्य में इनका अलग अलग नाम होता है। और देखिए, पहले बात हमने अभी बात की थी ना कि इन देशों के अंदर संविधान नहीं होता, जैसे ब्रिटेन है, इंग्लैंड का अपना कोई संविधान नहीं है। वहाँ पे जो उनकी परंपराएं चली आ रही हैं वो संविधान के तौर पर काम करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होती है। लेकिन अगर किसी देश में संविधान है भी तो वो इतना लचीला होता है कि उसमें संशोधन करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, और केंद्र सरकार अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। और देखिए, इसके अंदर है ना, सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं होती। हाँ, न्याय व्यवस्था तो होती है, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है वहाँ पे। और सुप्रीम कोर्ट के जो काम है वो वहाँ का जो उच्च हाउस होता है, हायर हाउस होता है, जैसे हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन हम ब्रिटेन की हम बात करते हैं तो उसके अंदर लॉर्ड सभा है, लॉर्ड हाउस, तो वो सुप्रीम कोर्ट का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्याय व्यवस्था का अभाव पाया जाता है। यहाँ पे जो है जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि राज्य नहीं होते हैं, राज्य और केंद्र के बीच में कोई टकराहट नहीं होती है, तो यहाँ पे हमें कोई सुप्रीम कोर्ट वगैरह देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट की जो बेसिकली जरूरत पड़ती है वो वहाँ पड़ती है कि कोई जो है संवैधानिक मसला ना खड़ा हो गया हो, यहाँ पे कोई संविधान है ही नहीं, कोई दो राज्यों के बीच में या केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच में कोई मनमुटाव हो गया हो, कोई झगड़ा उत्पन्न हो गया हो, तब सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन एकात्मक में तो ऐसी कोई व्यवस्था होती ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम पावर है, वो प्रशासनिक इकाइयों को जो ताकत देगी उसका वो यूज करेंगे, तो वहाँ पे ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, तो ये बातें हैं, ये इसके लक्षण हैं। अगर हम इसे गुणों की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है ना, राष्ट्रीय एकता बहुत प्रभावी होती है। ज़्यादातर कंट्रियों को यूनाइट रखने के लिए इसका यूज किया जाता है एकात्मक सरकार का। जब भारत आज़ाद हुआ था तो संघात्मक व्यवस्था बनाने का विचार था, लेकिन आज़ादी के बाद बंटवारे का जो समस्या थी वो हमने झेली थी, तो भारत के संविधान निर्माताओं को डर ये था कि अगर स्टेट के हाथ में सारी पावर दे दी जाएगी तो हो सकता है कल ये अलग बंटवारे की मांग करने लगे, तो भारत को फिर अंदर से एकात्मक बनाया गया है। तो जो राष्ट्रीय एकता बनाने के लिए एकात्मक शासन बहुत जो है जरूरी हो जाता है। इससे क्या राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। अभी क्या है कि कानून और प्रशासन के क्षेत्र में है ना एक रूपता हो जाती है, यानी पूरे देश के अंदर एक ही कानून होगा। अगर हम भारत के अंदर भी बात करते हैं तो अगर संविधान हर राज्य के अनुसार सभी राज्य सरकारों को अलग अलग कानून बनाने का मौका दिया जाएगा, तो जैसे भारत में है कि एक राज्य में दारू लीगल है तो एक में इनलीगल है, तो कानूनों में कोई डिफरेंस नहीं आता है। एकात्मक शासन में एक कानून होगा और सभी के लिए वही कानून होगा। ठीक, और विविध क्षेत्रों में कोई विषमता नहीं पाई जाती है, सब में संतुलन पाया जाता है। संपूर्ण राजशक्ति केंद्र में निहित होने के कारण स्थानीय सरकारों को केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है, उनका कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता है, इससे विविध क्षेत्रों में विषमता या असंतुलन नहीं पाया जाता है। और एकात्मक जो व्यवस्था है ना वो ज़्यादा लचीली होती है, यानी कि अगर कभी चेंजेस करने होते हैं तो आसानी से चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास ज़्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि एक जैसी आर्थिक नीतियाँ बनानी है तो केंद्र सरकार अपने दम पे आर्थिक नीतियाँ बना करके देश के विकास में अहम योगदान अदा करती है। ठीक है, कई जो है विधानमंडल या उनमें भटकना नहीं पड़ता है, केंद्र सरकार कानून बना करके कोई भी आर्थिक कानून बना देती है, जिससे देश में बहुत तेजी से आर्थिक विकास होता है। तो आर्थिक निर्णय लेने में देरी भी नहीं लगती है, जिससे आर्थिक विकास हमारा अच्छा होता है।
शासन व्यवस्था में व्यय कम होगा। कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया और उसी का पूरे देश में लागू हो गया। अगर हमारे पास जो है 30 स्टेट हैं तो 30 में अलग अलग कानून बनेंगे, अलग अलग खर्चे होते हैं, अलग अलग चुनावी खर्चे होते हैं। तो इससे क्या है, शासन व्यवस्था में जो व्यय हो गया ना वो कम हो जाएगा। हमारे यहाँ क्या है, हर साल एक अन्य चुनाव होता है, हर साल चुनाव लगे रहते हैं, जिससे आचार संहिता लगती है, चुनावों में खर्चा आता है, सबकी पॉलिसीज अलग हैं, कानून बनने में देरी होती है, तो बहुत सारा व्यय होता है। और शीघ्र निर्णय जो है वो और तत्काल जो निर्णय है वो एकात्मक शासन व्यवस्था में ही होता है। शीघ्र निर्णय संघात्मक शासन व्यवस्था में नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें राज्य को रजामंदी करना पड़ता है, सेंट्रल को रजामंद होना पड़ता है। जबकि केंद्र में क्या है कि एक सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे नियमों की जो है व्यवस्था करने की। तो जिसकी जिम्मेदारी है उसे पता है कि मेरी जिम्मेदारी है, और वो कानून बनाता है और उसे जो है अन्य के चक्कर में भटकना नहीं पड़ता है। लेकिन इससे कुछ दोष भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि एकात्मक शासन व्यवस्था बहुत अच्छी शासन व्यवस्था है, इससे कोई अवगुण ही नहीं है। पहली बात तो मेरा मानना यह है कि ऐसी कोई शासन व्यवस्था या कोई चीज़ नहीं है जिसके गुण और दोष ना हो। तो इसके दोषों की भी हम बात कर लेते हैं कि इसके क्या डिमेरिट्स हैं। कि एक तो है ना, स्वशासन की जो प्रवृत्ति का अभाव है। एकात्मक सरकार के अंतर्गत केंद्र शक्तिशाली भूमिका में होता है, इसलिए डर ये बना रहता है कि कहीं डिक्टेटर ना हो जाए। क्यों? क्योंकि शक्ति का पृथक्करण तो है नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ नहीं है। तो क्या होगा कि हमें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्टेटर हो जाए, वो अपनी मनमर्जी से काम करे। संविधान ज़्यादा लचीला है तो ऐसे नियम ना बना दें कि देश को लोकतंत्र खत्म करके डिक्टेटर व्यवस्था या तानाशाही व्यवस्था थोप दें। केंद्रीय विधानमंडल के इर्द गिर्द ही सारे कार्य किए जाते हैं। इस शासन प्रणाली के अंतर्गत सभी निर्णय केंद्र के अंतर्गत आते हैं और स्थानीय मामले पे निर्णय केंद्र सरकार ले रही है, जबकि वो ज़्यादा जानती भी नहीं है राज्यों के विषय में। केंद्र सरकार ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन निर्णय वही ले रहा है। तो इससे क्या है, प्रशासनिक परेशानियां भी खड़ी होती हैं। केंद्रीय नौकरशाही न केवल प्रशासनिक बल्कि विधि निर्माण संबंधित शक्तियां भी शीघ्र अधिकारियों के हाथ में केंद्रित हो जाती हैं। यानी कि जो नौकरशाह हैं वो ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, जिससे देश के लोगों को ज़्यादा खतरा हो जाता है, शक्ति के दुरुपयोग की ज़्यादा संभावना बन जाती है। और जन कल्याण के मामले है ना, जनता के नियंत्रण में नहीं होते हैं, यानी कि सीधा केंद्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं। और केंद्र सरकार हर राज्य के बारे में पक्षपातपूर्ण भी हो सकता है कि केंद्र सरकार में जो प्राइम मिनिस्टर हो या वो किसी जगह से आता है उसका तो विकास हो जाएगा, दूसरी जगह से नहीं आता है तो उससे विकास ना भी हो। जनता का कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि जनता का नियंत्रण केंद्र की भूमिका अलग होती है और राज्यों की भूमिका अलग होती है। तो अगर जनता को राज्य सरकार चुनने का ही मौका मिलता है तो उनके विकास के कार्य और आसानी से हो सकते हैं। तो अब हम निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। आप अपने अनुसार जो इस टॉपिक में आपने पढ़ा है उसके अनुसार अपना निष्कर्ष दे सकते हो। मैंने भी यहाँ पे निष्कर्ष लिखा हुआ है कि एकात्मक सरकार ब्रिटेन, फ्रांस, श्रीलंका, हॉलैंड में विद्यमान है। इन सभी देशों में जब हम बात कर रहे हैं, लगातार केंद्र सरकार के मजबूत पंजों को ढीला करने के लिए आंदोलन होते रहे हैं। संक्षेप में, एकात्मक शासन प्रणाली का उद्देश्य कुशल, स्वस्थ और जनहितैषी प्रशासन का निर्माण करना है। वहाँ कौन सी प्रणाली उपयुक्त होगी यह देश की विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ठीक है, कौन से, देखिए हर देश के अंदर है ना कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए, ये हर देश का अपना विषय है। ठीक है, किसी देश में एकात्मक शासन व्यवस्था ज़्यादा सुटेबल हो सकती है, किसी देश में संघात्मक ज़्यादा सुटेबल हो सकती है। तो देश की परिस्थितियों को भी यहाँ ध्यान में रखा जाना चाहिए। जब आप निष्कर्ष लिख रहे हो ना, तो निष्कर्ष के अंतर्गत उसके गुण और दोषों दोनों को बताइए, और अपना जो आपका क्या परसेप्शन है कि हाँ ये अच्छा है या खराब है, वो आप उस हिसाब से लिखिए। ज़्यादातर कोशिश ये कीजिए कि अगर कोई नेगेटिव रोल में नहीं है तो कहीं ना कहीं आप उसके फेवर में खड़े हुए दिखाई देने चाहिए। हाँ, गुण भी बताइए, दोष भी बताइए, लेकिन उसके फेवर में खड़े हुए दिखाई दीजिए आप। लेकिन कोई नेगेटिव रोल में, जैसे तानाशाही है, नेगेटिव रोल में है, तो आप उसके फेवर में खड़े मत होइए। धन्यवाद।